हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व हिंदी के प्रमुख कवि। आपके सिलेबस में जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार व प्रमुख कवि दिए हुए हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। तो गद्य खंड में जितने भी साहित्यकार हैं हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद हमने शुरुआत किया था पद्य खंड। तो पद्य खंड में देखिए, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं राजेश जोशी जी के बारे में, और इन्हीं के साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में। देखिए, वर्तमान में देखा जा रहा है 2 या 3 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी सीरीज होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजेश जोशी जी से। देखिए, इनका जन्म कब होता है? 18 जुलाई 1946 को। देखिए, एग्जाम में जन्म को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। तो राजेश जोशी जी का जन्म कब होता है? 18 जुलाई 1946 को। कहाँ पर होता है? नरसिंहगढ़, मध्य प्रदेश में। इनका कार्य क्षेत्र क्या रहेगा? कवि व साहित्यकार। फिर देखिए, राजेश जोशी जी ने भोपाल गैस दुर्घटना पर भोपाल शोक गीत 1984 लिखा था। देखिए, जो भोपाल गैस दुर्घटना होती है तो उसी दुर्घटना पर इन्होंने एक शोक गीत लिखा। शोक गीत क्या था? भोपाल शोक गीत 1984। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लेंगे अच्छे से कि भोपाल शोक गीत 1984 किसने लिखा था? तो राजेश जोशी जी ने इसको लिखा था। उसके बाद देखिए, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है? तो 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। 2 पंक्तियों के बीच इनकी रचना थी, इसी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर कोई कवि हो, कोई साहित्यकार हो, उसको अपनी रचना के लिए अगर कोई पुरस्कार मिलता है तो वो रचना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखेंगे, राजेश जोशी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलेगा? 2002 में। किस रचना के लिए मिला था? 2 पंक्तियों के बीच में। फिर देखिए, इन्होंने माइकोवस्की, एक सोवियत कवि हैं। तो एक देखिए, एक माइकोवस्की नाम के कवि हैं। कवि कहाँ के हैं? सोवियत कवि। तो माइकोवस्की की कविता का अनुवाद इन्होंने पतलून पहना बादल नाम से किया है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है कि पतलून पहना बादल किसकी अनुवादित रचना है? तो ये किसकी हो जाएगी? राजेश जोशी जी की। उसके बाद देखिए, समर गाथा कविता इनकी सबसे लंबी कविता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण है कि समर गाथा कविता किसकी है? राजेश जोशी जी की। अब देखिए, राजेश जोशी जी जो हैं पद्य खंड में आते हैं, आपके सिलेबस में पद्य खंड में दिए हुए हैं। तो इनकी कविताएं यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। इनका जो काव्य खंड रहेगा, इनकी जो कविताएं रहेंगी वो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी एग्जाम की दृष्टि से। तो समर गाथा कविता इनकी सबसे लंबी कविता है, नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, गेंद निराली मिट्ठू इनकी एक बाल कविता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। फिर देखिए, इनका काव्य संग्रह हम लोग देख लेते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी का चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है, नेपथ्य में हंसी बहुत महत्वपूर्ण है, और 2 पंक्तियों के बीच में। तो ये जितने भी इनके काव्य संग्रह हैं बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, सारे आपको याद करने हैं। फिर देखिए, इन्होंने कुछ नाटक भी लिखे थे, जैसे कि टंकारा का गाना, जादू जंगल, अच्छे आदमी, कहन कबीर और तुक्के पर तुक्का, इनके कुछ नाटक हैं। कहानी संग्रह देख लेते हैं। कपिल का पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, सोमवार और अन्य कहानियां, तो ये इनके कुछ कहानी संग्रह हैं। फिर देखिए, आलोचनात्मक कृति इनकी कौन सी है? एक कवि की नोटबुक, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक कवि की नोटबुक किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो ये हो जाएगी राजेश जोशी जी की। फिर देखिए, कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी हैं। कौन कौन सी हैं? और कुछ देखिए, तो काव्य संग्रह है, ये कुछ कविताएं इन्होंने लिखी हैं जो कि एग्जाम में दोस्तों पूछी भी गई हैं। जैसे कि वैसे तो देखिए, बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। जो कवि हैं हमारे ना, उन्होंने 1 2 या 5 10 कविताएं नहीं, उन्होंने 50 100 सैकड़ों कविताएं लिखी हैं। तो सैकड़ों कविताएं तो आप लोग याद नहीं कर सकते हैं। करीब 22 23 साहित्यकार आपके दिए हुए हैं, तो इतनी रचनाएं याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होती हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, हमको उनका अध्ययन करना है और वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो बच्चे काम पर जा रहे हैं, पाँव की नस, हर जगह आकाश, चांद की आदतें, वृक्षों का प्रार्थना गीत और समर गाथा इनकी कविताएं हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा इनकी है नहीं, इतनी ही बस इनकी रचनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। उसके बाद देखिए, अगले आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी भी पद्य खंड में आते हैं, तो इनका जो काव्य रचनाएं होंगी बहुत महत्वपूर्ण होंगी। जन्म की बात कर लेते हैं। 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था नंदलाल चतुर्वेदी, और माता का नाम क्या रहेगा? सुंदरी बाई। पत्नी का नाम क्या रहेगा? ग्यारसी बाई, और इनका काल क्या रहेगा? छायावाद। कार्यक्षेत्र कवि, साहित्यकार, पत्रकार व शिक्षक इनका कार्यक्षेत्र रहेगा। अब देखिए, यहाँ से एक 2020 के उत्तराखंड के एक एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में इसको डालेंगे कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, या एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है। तो याद कर लेंगे, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को। उसके बाद देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं।
और इनके देखिए पुरस्कार कौन कौन से मिले थे। देव पुरस्कार 1943 में मिलता है हिम किरीटिनी के लिए, ये रचना भी दोस्तों एग्जाम में पूछी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलता है 1955 में, किस रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। देखिए दोनों अलग अलग हैं, हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी। तो हिम तरंगिणी कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, तो मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ, बहुत बार कह चुका हूँ, जिस भी कवि को, जिस साहित्यकार को जिस रचना के लिए पुरस्कार मिलता है तो वो रचना बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। फिर पद्म भूषण इनको मिलता है 1963 में, लेकिन इन्होंने 1967 में इसको लौटा दिया था। क्यों लौटाया था? 1967 में राजभाषा संशोधन विधेयक आता है। कब? 1967 में राजभाषा संशोधन विधेयक आता है। इसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था, अपना जो पद्म भूषण इनको मिला था 1963 में, 1967 में इन्होंने इसको लौटा दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो नोट कर लेंगे। फिर देखिए प्रभा, करमवीर, प्रताप पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, और असहयोग आंदोलन के दौरान ये जेल भी गए थे। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। फिर देखिए इनका काव्य संग्रह हम लोग देख लेते हैं। हेम किरीटिनी, हेम तरंगिनी, ये इनका जो काव्य संग्रह रहेगा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। युग चरण, समर्पण, बेणु लो गूंजे धरा, बिजुरी काजल आज रही और धूम्रवलय, ये इनका काव्य संग्रह है। फिर देखिए कुछ कहानियों का भी इन्होंने लेखन किया है, जैसे कि कृष्णार्जुन युद्ध। साहित्य के देवता बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है साहित्य के देवता, तो नोट कर लेंगे। साहित्य के देवता और समय के पाँव, साहित्य के देवता और समय के पाँव काफी बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण इनका एक कहानी संग्रह है। तो कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पाँव, अमीर इरादे गरीब इरादे और युग चरण इनकी कहानी संग्रह है। फिर देखिए इन्होंने कुछ कविताओं का भी लेखन किया है, जैसे कि देखिए कविताएं, मैंने आपसे पहले भी कहा, जो कवि है ना उन्होंने एक दो नहीं कई सैकड़ों कविताएं लिखी हैं, लेकिन उतनी कविताएं याद करना नामुमकिन है, क्योंकि इतने सारे कवि हैं, इतने सारे साहित्यकार हैं, तो याद करना नामुमकिन है। तो जो महत्वपूर्ण है, जो पूछे जा रहे हैं बार बार, हमको उन्हीं का अध्ययन करना है। पुष्प की अभिलाषा बहुत ही प्रसिद्ध इनकी कविता है, वो आपने भी पढ़ी होगी, बचपन से आप लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि उस पथ पर फेंक देना माली जिस पथ पर चलते वीर अनेक, कुछ इस प्रकार से कहानी वो कविता है, मुझे भी याद नहीं है पूरी, लेकिन बहुत सुंदर कविता है। आप लोग डालेंगे गूगल में, पढ़ना इस कविता को पुष्प की अभिलाषा करके, तो बहुत ही सुंदर ये कविता है, आप लोग पढ़ना। और देखिए ये बार बार पूछी भी जाती है, पुष्प की अभिलाषा किसकी कविता है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। दीप से दीप जले, सिपाही, वरदान या अभिशाप, क्या आकाश उतर आया है, और गंगा की विदाई, ये इनकी कविताएं हैं। और इनकी मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1968 को, भोपाल मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हमेशा की तरह एक बात, फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।